नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको समझा सके कि निवेश करना क्यों जरूरी होता है। तो कोई भी सवाल अगर आपके पास है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत होनी चाहिए या फिर जो पहला कदम आपने उठाया उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 704522000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो ये तमाम तरीके हैं, आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और आज भी आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे और हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद है आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। पंकज, इससे आपकी क्वेरीज पर राय लें उससे पहले आज ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है, कौन इन्हें इशू करता है, एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टैंडर्ड बॉन्ड्स होते हैं उससे डिफरेंट कैसे होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है कि आप इनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, लेकिन इस शो का पर्पस अवेयरनेस फैलाना भी है, फाइनेंशियल एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। तो इसीलिए पंकज जी, वेलकम टू द शो। तो बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को कि ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, समझाइए। दीपाली नमस्कार। देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स से पहले समझना जरूरी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में, हालांकि हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लेकिन सिंपल भाषा में एक बार फिर कहूंगा कि बॉन्ड्स एक तरह से जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट होता है उसी तरह का प्रोडक्ट है कि आप एक पैसा देते हैं कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को, और जो भी इशूअर है वो आपको प्रॉमिस करता है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करेगा और मैच्योरिटी के टाइम पर आपका पैसा आपको वापस भी कर देगा। तो ये है बॉन्ड्स की परिभाषा। पर एफडी और बॉन्ड में अंतर ये होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली ट्रेडेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास वो बॉन्ड है दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी ग्रीन बॉन्ड्स की, तो बस ये अंतर है, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो उसका पर्पस किसी भी चीज के लिए, मतलब जो पैसा इकट्ठा किया गया है, जो फंड रेज किया गया है, उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रीन बॉन्ड की बात आती है तो यहां पर एक डिसाइडेड है कि जहां पर इस तरह की चीजें, जहां पर कार्बन का कम इमिशन हो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी हो या पॉल्यूशन कंट्रोल हो, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को लगाया जाएगा। तो अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें, कुछ कॉर्पोरेट भी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। और अभी जो चर्चा में आया है ये इसलिए आया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क जो है उसको अप्रूव किया है। तो जब हम सॉवरेन बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर गारंटी है। तो पहली बात, जो बॉन्ड्स, जो स्टैंडर्ड बॉन्ड्स हैं उसमें और ग्रीन बॉन्ड्स में अंतर यही है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। और जब उसमें सॉवरेन वर्ड लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर आपको एटलीस्ट अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ओके और अगर स्टैंडर्ड बॉन्ड से कंपेयर करें हम ग्रीन बॉन्ड्स को, तो क्या डिफरेंस है, प्लस इनकी टाइमलाइन क्या होती है? कुछ इन्वेस्टमेंट टाइम भी होता है इनका कि इतने समय के लिए आप मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं या फिर मैक्सिमम ईयर्स का टाइम पीरियड है? इसके बारे में प्लीज कुछ समझाइए। आपने जैसे कहा कि स्टैंडर्ड बॉन्ड्स में और ग्रीन बॉन्ड्स में क्या अंतर है, मैंने जैसे थोड़ा सा पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड बॉन्ड्स का जो पैसा है, जो इशूअर पैसा ले रहा है, चाहे वो कंपनी से ले या पब्लिक से ले, इंडिविजुअल से ले, उस पैसे को किसी भी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी वक्त गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स जारी किए तो गवर्नमेंट उन्हें डिफरेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही हो या किसी भी तरह से यूज कर सकती है। लेकिन जब बात आती है ग्रीन बॉन्ड्स की, तो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा आएगा उस पैसे को स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी या पॉल्यूशन कंट्रोल, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा। तो ये अंतर है, स्टैंडर्ड बॉन्ड का पैसा कैसे यूज होगा और ग्रीन बॉन्ड का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि डिपॉजिटर या इन्वेस्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर अल्टीमेटली पैसा दे रहा है इशूअर को, और यहां पर हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का एक
अपना निजी ये है कि वो पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं, बट पब्लिक के लिए तो ये है कि पैसा दिया तो मुझे टाइम पर उसका इंटरेस्ट आना चाहिए और मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। दूसरा आपने बोला अवधि को लेकर कि उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी। देखिए मैच्योरिटी अलग अलग टाइम की होती है किसी भी बॉन्ड की, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने टाइम का बॉन्ड होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ महीनों से लेके कई साल तक हो सकते हैं। और जहां तक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात है, तो जब ये जारी होंगे तभी डिसाइड होगा कि उसकी अवधि कितनी रखी जाएगी। ओके और क्विकली आपके हिसाब से क्या एडवांटेजेस हैं अगर कोई इन बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता है तो? एडवांटेज एक तो अगर हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है कि सेफ है उसमें, क्योंकि सॉवरेन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, पैसा डूबेगा नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें भी आएंगी जब बॉन्ड्स जारी होंगे, लेकिन दूसरा ये होता है कि ट्रांसफरेबल होते हैं, लिस्टेड भी होंगे, तो आपको कभी अगर पैसे की जरूरत होती है तो आप अगर लिस्टेड हैं तो एक्सचेंज में ट्रेड भी इन्हें कर पाएंगे। ओके तो चलिए, काफी सारी बातें आपको बताई गई हैं ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड बॉन्ड्स के बारे में भी, बॉन्ड क्या होते हैं वो भी समझाया पंकज जी ने। फिर भी कुछ पॉइंट ऐसा है जो आप समझ नहीं पाए या क्लैरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल हमें ऑलरेडी मिले हैं उनको करते हैं शामिल। आयुष कुमार बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। सो मैम मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अभी 70,000 की SIP कर रहा हूँ टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स में, एंड ओके इस तो मुझे ये जानना था कि ये जो मेरा एलोकेशन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब मैं इन्हीं के साथ कंटिन्यू करूं या कुछ मैं इम्प्रूवमेंट करूं। सो बेसिकली मेरा गोल ये है, अभी मैं 32 इयर्स का हूं, सो बाय 45 आई एम ट्राइंग कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। और हाँ मैम, मेन गोल यही है, तो बस मेरे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो आयुष, आपकी SIP आपने कब से की है, मतलब कितना टाइम हो चुका है, या एक आइडिया आप दे सकें कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कहाँ स्टैंड करती है? मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू अभी मैम 28 प्लस है। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट SIP की थी ICICI थ्रू में, तो लगभग उसको 7 साल हो चुके। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं नई म्यूचुअल फंड ऐड करता रहा, जैसे जैसे मतलब प्रोफेशनली मैं ग्रो करता रहा, तो लगभग 7 इयर्स मैम। ओके तो 7 साल आपको हो चुके हैं, विच इज कमेंडेबल, क्योंकि 32 साल पंकज जी इनकी उम्र है। 25 साल की उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर ली और इसीलिए देखिए 28 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं, विच इज कमेंडेबल। और रही बात अब इनकी एग्जिस्टिंग SIPs की, तो इन्होंने एक अच्छी बात है इनके पोर्टफोलियो में कि ऐसा नहीं है कि 70,000 की SIP के लिए इन्होंने 70 फंड्स नहीं चुने हैं, कॉम्पैक्ट ही रखा है अपना पोर्टफोलियो, जिसमें डिसेंट SIP कर रहे हैं, जिसमें 5,000, 12,000, 15,000 शामिल है। अब पहला सवाल तो जैसे इन्होंने कहा कि एक तो पोर्टफोलियो इनका कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं क्या, दूसरा ये 15 साल में इनका टारगेट अग्रेसिव है 4 करोड़ का, तो बताइए सजेशंस। बिल्कुल दीपाली ने सही कहा कि समय से शुरुआत करते रहे तो आज 28 लाख रुपीस इकट्ठा हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आयुष को। और आयुष, आपके 28 लाख और साथ में जो 70,000 की आप SIP कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि आपके अभी एज जो है 32 और 45 में आपने टारगेट फिक्स किया हुआ है, तो 13 इयर्स का टाइम है। और हम अगर 12% का रिटर्न एक एज्यूम करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर, तो आपके करीब 3.73 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और टारगेट है 4 करोड़ का, थोड़ा सा कम है। तो यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपीज पर मंथ से बढ़ा दें तो ये आसानी से अचीव हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो एक तो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको। दूसरी बात, फंड्स आपके अच्छे हैं, हालांकि आपने लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन अलग से मिड कैप फंड नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि यहां पर अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 इस मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, या किसी दूसरे अच्छे मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं, वो एक सजेशन आपके लिए रहेगा। और साथ ही आपने जैसा कहा है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड सभी एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स हैं। अब आपने लार्ज कैप इंडेक्स में किया हुआ है, मिड कैप में किया हुआ है, वो नहीं मालूम है। तो अगर आपने निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इस तरह के इंडेक्स में किया हुआ है तो बिल्कुल बने रहें, पर अगर नहीं है तो मेरी सजेशन मेरा यही होगा कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स में ही करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा।
ओके, तो 80,000 के SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। 70,000 के ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट हो, नीड हो या फिर आपके टारगेट हो, इजिली अचीवेबल है। कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सुझाए गए हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, चेंजेस कीजिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड ये आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अविनाश से अब बातचीत करते हैं। अविनाश सिंघल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरी एज 33 इयर्स है, अभी मैं 33 इयर्स का हुआ हूँ और मेरे पास 4 फंड्स हैं ओके, जिनमें मैं SIP करता हूँ 10,000 हर फंड में। एक मिराई एसेट टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGIM मिड कैप और एक्सेस स्मॉल कैप। मैम मेरे को ये चेक कराना है कि ये फंड्स वेल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो को, मैं ओवरलैपिंग तो नहीं कर रहा हूँ पोर्टफोलियो में। ओके, तो पता कर लेते हैं। पंकज जी मदद करेंगे। 40,000 की SIP, 4 म्यूचुअल फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस स्मॉल कैप, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है PGIM का, मिराई एसेट टैक्स सेवर। तो डाइवर्सिफिकेशन तो है पोर्टफोलियो में, बट क्या इन फंड्स की परफॉर्मेंस ऐसी है कि इनको होल्ड किया जाए, ये अविनाश जी से पूछ लेते हैं, पंकज जी से। और पंकज जी, जैसे अविनाश जी ने कहा कि 5 करोड़ का इनका 15 साल में टारगेट है, फिलहाल 2.5 लाख की वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की, तो बताइए आपका सुझाव क्या होगा। अविनाश, फंड्स अच्छे हैं और पोर्टफोलियो भी इक्विटी में वेल डाइवर्सिफाइड है। इवन आपके पास जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें उसके थ्रू आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटीज में भी है, तो यहां पर बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2.5 लाख रुपए करीब आपके पास भी इकट्ठा हुए हैं और साथ में आप अभी 40,000 पर मंथ की SIP कुछ कर रहे हैं, तो यहां पर यदि आपको 15 साल में चाहिए 5 करोड़ रुपए, तो आपको निवेश की राशि बढ़ानी पड़ेगी। और सजेशन ये होगा कि कम से कम 20,000 रुपया तो अभी बढ़ाएं उसमें आप, और फिर हर साल 10% से बढ़ाते रहें, क्योंकि टारगेट आपने काफी अग्रेसिव लिया हुआ है और समय भी बहुत लंबा नहीं है। तो आप या तो आप इतना बढ़ा सकते हैं तो ये कीजिए कि 20,000 से और बढ़ाइए SIP अमाउंट को और हर साल 10% पूरे अमाउंट को बढ़ाते रहिए। अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको थोड़ा टारगेट रिड्यूस करना होगा या फिर समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय ज्यादा होता है तो बिकॉज ऑफ पावर कंपाउंडिंग आपके लिए आसान हो जाता है टारगेट को अचीव कर पाना। तो ये थोड़ा सा बदलाव है। स्कीम कोई ऐड मत करना, नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं इन्हीं में आप अमाउंट को बढ़ाइए। ओके, चलिए, तो इन्हीं स्कीम्स में हर साल 10% का इंक्रीज करते रहें और आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, किसी बदलाव की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, क्योंकि आपका जो गोल है उसको हासिल करने 60,000 के SIP की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 ऑलरेडी आप कर रहे हैं। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। सुनीता चौधरी ओडिशा से हमारे साथ हैं। सुनीता जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्ते मैम। सुनीता जी सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रही हैं तो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार अविनाश जी। जी, actually she is sitting with me only. Okay, so I just will. ओके, I'm दैट इज ओके, आप सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये कि मेरा अभी जो SIP जा रहा है, SIP का वैल्यू 13 लाख से अराउंड। ओके, इट इज बीइंग डन सिंस 6-7 इयर्स एंड अभी जो जा रहा है VSL फोकस्ड फंड में 2000, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप में मायरा में 8,000, मायरा फोकस्ड फंड में 6,000 एंड मायरा टैक्स सेवर में 4,000, इतना अभी SIP जा रहा है। तो वी कैन ऐड अराउंड 5-6,000 मोर SIP। तो अभी थोड़ा सा मुझे जानना है कि ये डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, या कोई फंड को रिप्लेस मुझे करके कोई नया फंड लेना है क्या, और ये जो न्यू फंड मुझे एडिशन अमाउंट करना है वो किस फंड में किया जाए। थैंक यू। ठीक है, तो आपने 5 फंड्स के नाम लिए, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरे एसेट फोकस्ड, मेरे एसेट टैक्स सेवर, आदित्य बिरला का फोकस इक्विटी और L&T मिड कैप 2,000 से लेकर 8,000 के SIP हैं। एक फंड में 2,000, 2 फंड में 2,000, 2 फंड में 4,000 और 1 फंड में 8,000। अब 20,000 के आसपास के SIPs चल रही हैं पंकज जी। पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू 13 लाख के आसपास स्टैंड करती है। अब सवाल वही है कि और SIP ऐड करने का ये प्लान कर रहे हैं,
तो इन्हीं में इंक्रीज करें, नई SIP स्टार्ट करें, और 5 करोड़ का टारगेट 25 साल में, क्या सजेशंस? बिल्कुल दीपाली, देखिए क्योंकि यहाँ पर अवधि काफी बड़ी है, 25 साल की बात करें तो चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको जो नई स्कीम ऐड करनी चाहिए यहाँ पर वो होगी स्मॉल कैप, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है और नजरिया आपका 25 साल का है। तो मैं कहूंगा कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जो नया पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। साथ ही जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें L&T मिड कैप फंड ये परफॉर्म नहीं कर रहा है काफी समय से, और इसके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव यह है कि इसमें से आप अपनी SIP कैंसिल कर दीजिए और यूनिट्स को भी रिडीम कर लीजिए, और इसकी जगह पर दूसरा मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, इस फंड को आप शामिल कर लीजिए। तो एक तो एग्जिस्टिंग में बदलाव करना है मिड कैप फंड में, L&T मिड कैप की जगह पर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 में सजेस्ट कर रहा हूं, और साथ ही एक स्मॉल कैप फंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड आपको ऐड करना होगा। जहां तक टारगेट का सवाल है, 25 साल को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि अगर 12% का रिटर्न मिला, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इस वक्त पर 13 लाख का वो, और प्लस जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 20,000 पर मंथ का, आप तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी 5.61% बन रहा है 12% पर, तो टारगेट तो अचीव हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम मत करना, जितना हो सके बढ़ाते रहिए और आसानी से इसे आप अचीव कर पाएंगे। तो बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है, तो आपकी SIP अमाउंट जो है वो डिसेंट है। समय क्योंकि आपके पास ज़्यादा है, 25 साल का, तो आराम से आप 6 करोड़ तक का टारगेट, 6 करोड़ आसानी से कमा सकेंगे, 5.5 करोड़ के आसपास। L&T मिड कैप फंड है जिसको आप निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये 2 फंड्स नोट कर लीजिए, इनको आप ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही SIPs इंक्रीज कर सकते हैं, एक नया फंड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो रहा है L&T मिड कैप का, एक आप उसकी जगह चुन लीजिए मिड कैप कैटेगरी में ही मोतीलाल ओसवाल का, और जो एडिशनल SIP आप सोच रहे हैं 5 से 7 हजार की करने की, वो आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कर सकते हैं। तो ये सब बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में कीजिए। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और अगले कॉलर हमारे साथ यजवेंद्र राव मौजूद हैं फोन लाइन पर, नरसिंहपुर MP से। राव साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सलाह चाहिए आपको? सर मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है, इसमें क्या मुझे ऐड करना है, और SIP में क्या क्या किस फंड में जोड़ना है, घटाना है, और मेरा 30 इयर्स का मैंने टारगेट रखा है 5 करोड़ का, तो प्लीज उसे रिव्यू कर दीजिए। 30 इयर्स का टारगेट है या 20 इयर्स का टारगेट है 5 करोड़ का? 30 इयर्स का। 30 इयर्स का, ठीक है। और फंड्स जो हैं आपके, मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी 1000, एक्सिस मिड कैप 1000, मेराई एसेट ब्लू चिप 1000 पर मंथ, ICICI प्रू टेक 3000 पर मंथ, क्वांट एक्टिव फंड 3000, और SBI स्मॉल कैप 3000। तो ये फंड्स हैं आपके पास, और 2.5 लाख के आसपास की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है पंकज जी। तो बताइए इनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे, पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस 30 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि पोर्टफोलियो अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन उसमें आपने एक सेक्टरल फंड रखा हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर पर दबाव है, तो इसमें उतार चढ़ाव आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि एक्टिव सेक्टर है तो इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी और सभी दर्शकों को सजेशन मेरा जरूर रहेगा कि जब भी आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करते हैं तो सभी सेक्टर वहां पे होते हैं, तो अलग से जब आप सेक्टर में निवेश करते हैं तो आपका एक्सपोजर थोड़ा ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है टारगेट का, 30 इयर्स का टाइम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा, हालांकि हमने पहले कैलकुलेशन 20 के हिसाब से की थी, लेकिन 10 साल में काफी बड़ा फर्क पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेकिन फिर भी 5 करोड़ इकट्ठा करना है तो आपको अपनी SIP अमाउंट को हर साल थोड़ा बढ़ाना होगा ताकि आप इसे अचीव कर सकें। और बाकी कोई फंड्स की कोई ऐसी जरूरत नहीं है बदलाव की, सभी फंड सही हैं। ठीक है, तो फंड्स में ऐसे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
और अपने पोर्टफोलियो को इसी इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंटिन्यू कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करते रहिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। सत्येंद्र हैं हमारे साथ अब, और इन्होंने ईमेल पर हमें सवाल भेजा है दिल्ली से। 33 साल इनकी उम्र है, 15 साल का इनका टारगेट है। फिलहाल जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मेंशन कर देती हूँ। एक्सिस ब्लू चिप 3000 पर मंथ, मेरा ये एसेट टैक्स सेवर, इसमें भी 2500 की SIP है। SBI स्मॉल कैप इन 3000, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 2000, कोटक मल्टी कैप फंड 2000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 2000। तो ये इनकी टोटल SIP हैं और जानना चाहते हैं ये कि पोर्टफोलियो कैसा है और 15 इयर्स के होराइजन में इस पोर्टफोलियो या फिर इस SIP अमाउंट के साथ कितना कॉपर्स एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड मिसिंग है। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इंटरनेशनल फंड भी होना चाहिए, तो वो आप ऐड करें और वहां पर ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आप जरूर शामिल कर लें। दूसरी बात, आपके पास एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है जो कि अगेन सेक्टोरल फंड है। तो हालांकि इस वक्त पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी सेक्टर फंड में रिस्क जो होता है एक सेक्टर स्पेसिफिक वो ज्यादा रहता है। तो उस हिसाब से ही आप थोड़ा सा ही मतलब जब बढ़ाएं अमाउंट को तो इसमें बढ़ाने की बजाय बाकी में आप बढ़ाएं। सेक्टरल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए अलग से, वो एक सुझाव होगा। और जो आप SIP कर रहे हैं और जितना इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हुए 15 साल में करीब 1 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो यहां भी मेरा सुझाव आपको होगा कि आप SIP अमाउंट को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि 15 साल के बाद 1 करोड़ की कीमत काफी कम रह जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो एक बात, आपको अपना अमाउंट बढ़ाना है टाइम पर, और दूसरा एक इंटरनेशनल फंड आपको मैंने सजेस्ट किया है उसे पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ओके, चलिए, तो थोड़े से चीजें आपको बताई गई हैं, उनको नोट कर लीजिए। ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसको आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। एक इंटरनेशनल फंड जोड़ सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना जरूरी है। SIP रकम में हर महीने 10% की बढ़ोतरी करें और ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें। फिलहाल की SIP अमाउंट से 1 करोड़ के आसपास का कॉपर्स आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। लेकिन चलिए, पंकज जी के टॉप 4 फंड्स भी आप पूछ लेते हैं। तो पंकज जी बताइए, बिगनर्स के लिए आपकी क्या चॉइसेस हैं? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, एक मैं सजेस्ट करूंगा बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, साथ में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 मिड कैप की कैटेगरी में, और साथ ही कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 फंड्स हैं, लंबे समय के लिए इनमें निवेश कीजिए, ये अच्छे रहेंगे। ओके, तो इन फंड्स को कर लीजिए नोट। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप। शुक्रिया पंकज जी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो का हिस्सा बनने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।